दोस्तों नमस्ते। आज ये क्लास आज सेकंड क्लास है इसकी, और इसकी एक क्लास मैंने कल ले ली थी और कुछ प्रश्न छूट गए थे। वो प्रश्न मैं आज आपको हल करवा रहा हूँ। लगभग टॉपिक आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, अच्छे से आपको मैंने तैयार करवा दिया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, एक भी प्रश्न यहाँ से इस क्लास से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से मुख्य बिंदु लिख लिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। आप आज अंग्रेजी विषय का परिणाम आया है और सभी को आप चयनितों को बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे कर्म करो, अच्छी पढ़ाई करो और शानदार मेहनत करो तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, ऐसा हम मानते हैं और हमें मानना पड़ेगा। जब हम अच्छी मेहनत करते हैं तो परिणाम हमेशा ही हमारे पक्ष में होता है, कभी कभार नहीं होता है। समय जरूर लगता है, समय जरूर लगता है, परंतु सफलता निश्चित है। ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न देखना आप। कुछ प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। कल मैंने 3 या 4 बिंदुओं पर डिस्कशन किया था। एक तो था अग्निकुंड के बारे में, एक तो अग्निकुंड से जो उत्पन्न थे वो मत मैंने बताया था, और दूसरा मैंने बताया था कि ब्राह्मण मत, ब्राह्मण से उत्पन्न मत। दो मत मैंने कल लगभग कंप्लीट करवा दिए थे, और उनका मैंने तुलनात्मक रूप से भी बताया था कि अग्निकुंड का प्रमाण हमें पृथ्वीराज रासोर से मिलता है, अग्निकुंड का प्रमाण हमें मोहनोद से मिलता है, अग्नि कुंड का प्रमाण हमें सूर्यमल मिश्रण समर्थन करते हैं। तो ये चीजें मैंने कल बताई थी। और ब्राह्मण मत के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था कि सबसे बड़ा स्रोत है वो है बिजोलिया शिलालेख। सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख है। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कशन कर ली थी। ठीक है। आज कुछ चीजें और देखना। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है। हमने ब्राह्मण पढ़ लिया, हमने अग्निकुंड पढ़ लिया। अब मत आता है कि विदेशी जाति से उत्पन्न हम किसको मानते हैं, कि राजपूतों को हम विदेशी जाति से उत्पन्न मानते हैं। और ये मत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला कौन था? वो था कर्नल जेम्स टोड। आगे और प्रश्न मैंने इसके ऐड किए हैं, वहां आप समझना। आप इतना सा याद रखना कि विदेशों से विदेशी जाति से उत्पन्न मानने वाला सर्वप्रथम मत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो कर्नल जेम्स टोड था। ठीक है। स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट लगा लेना। ये प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने ये इस प्रश्न को ऐड किया है ताकि आपके दिमाग में रहे, है ना। अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। 1,00,000 रुपए का प्रश्न है मेरे अनुसार। तो किसका कथन है कि राजपूत शेख अथवा सीथियन जाति के वंशज थे? तो ये पहली बात, तो ये मत किसका हो गया? ये विदेशी मत है। भाई शेख और सीतियन हमारे भारत में तो कोई उत्पन्न जातियां थी नहीं, ये तो हमें भी पता है। शेख और सीतियन से उत्पत्ति का मत मानने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति भी कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। और कर्नल जेम्स टोड ही प्रथम व्यक्ति हैं जिसने सर्वप्रथम, मैंने ये भी बताई, जिसने सर्वप्रथम विदेशी होने का मत प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो विदेशी होने का मत प्रस्तुत करने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। और राजपूतों को शेख और सीतियन जाति के वंशज बताने वाला वो भी कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक तो शेख और सीतियन से तुलना करने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। और विदेशी उत्पत्ति मानने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? वो कर्नल जेम्स टोड था। ठीक है। बेस्ट प्रश्न है ये, तो स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत उपयोगी ये लाइन। ठीक है। अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो। अब प्रश्न ये देखो, कर्नल जेम्स टोड द्वारा कर्नल जेम्स टोड के मत का खंडन करने वाला व्यक्ति कौन था? मत कौन सा? विदेशी उत्पन्न। भाई कर्नल जेम्स टोड ने ये तो कहा ना कि विदेशी उत्पन्न। ठीक है। विदेशी उत्पन्न में भी कौन? शेख और सीतियन से माना है।
शेख और सीथियन, शेख और सीथियन जाति से ये मानता है, कर्नल जेम्स टोड मानता है। और कर्नल जेम्स टोड के मत को खंडन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो खंडन करने वाला व्यक्ति था गोपीनाथ शर्मा। खंडन करने वाला व्यक्ति कौन था? गोपीनाथ शर्मा था कर्नल जेम्स टोड के मत को। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये विदेशी है और इससे एक सीथियन जाति से वंशज माने जाते हैं। इस मत का खंडन करने वाला कौन था? वो गोपीनाथ शर्मा था। तो आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये चीज भी नोट कर लेना, ठीक है। गोपीनाथ कहता है कि कर्नल जेम्स टोड का वैधा पता नहीं है, अपने अपने अनुसार मत है, मैं इस मत को नहीं मानता और मैं इस मत का खंडन करता हूं, ठीक है। सब अपने अपने विचार रखते हैं। ये अच्छा प्रश्न है ना, बहुत कम किताबों में ये चीज मिलेगी आपको। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई? ये अचानक प्रकट होने वाला मत किसने दिया है? ये मत दिया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक में यह मत मिलता है कि राजपूत जाति 8वीं 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। ये इसके अनुसार है, परंतु हमें जाति के रूप में 7वीं शताब्दी में मिलता है। मैंने काल भी बताया था कि 7वीं से 12वीं शताब्दी, ठीक है, ये सामान्य काल है। परंतु V.A. स्मिथ के द्वारा यह कहा गया कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक रूप से प्रकट हुए हैं। कोई ये लंबी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अचानक प्रकट, ठीक है। तो एक तो आपको किताब जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया V.A. स्मिथ के द्वारा, और वो कहता है कि ये जाति अचानक प्रकट हुई, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, किताब जरूर आप दिमाग रखना। ये देखो, सबसे मुझे लगता है आज की क्लास का सबसे बेस्ट प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न शायद मुझे लगता है कि पटवारी 2015 में शायद मुझे लगता है कि ये प्रश्न बना था कि ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति के वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? इतना ये शानदार प्रश्न है, जितनी बार पढ़ोगे आप आनंदित हो जाओगे। ये प्रश्न है, इसमें 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक प्रश्न, सिर्फ प्रश्न में 3 चीजें दिमाग में रखनी है। एक तो ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र, ठीक है, तो ये भी प्रमाण देता है। एक याद रखनी है, यूची जाति याद रखनी है और कुषाण जाति याद रखनी है। अब तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछ ले कि राजपूतों को यूची जाति के वंशज किसने माना, तो उत्तर आपका होना चाहिए कनिगम, ठीक है। राजपूतों को कुषाण जाति से संबंधित किसने किया, वो भी आपको याद रखना है, कनिगम याद रखना है। और ब्रोच गुर्जर भी क्या कहता है, सीधा ही पूछ ले कि ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के अनुसार राजपूत थे, तो राजपूत यूची जाति के वंशज और कुषाण जाति से इनका संबंध जोड़ा गया था। तो यहाँ 4 चीजें एक ही प्रश्न में क्लियर हो रही है, ठीक है। तो कनिगम का आप दिमाग में जरूर रखना, बहुत उपयोगी प्रश्न है। ब्रोच गुर्जर दिमाग में रखना, यूची जाति दिमाग में रखना और कुषाण जाति दिमाग में रखना, ठीक है। कनिगम वाला मुझे लगता है कि सबसे ये उपयोगी मत है, ठीक है। सर्वसम्मति से ये मत माना नहीं गया है। मैं आगे आपके प्रश्न बताऊंगा कि सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है, वो भी मैं चीज आपको बताऊंगा। अब ये देखो, हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों को माना गया है, याद रखना आप। एक तो बिजोलिया अभिलेख, जो चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है, ये तो आप अपनी कॉपी में स्टार लगा के नोट लिख लेना। और एक आता है हर्षनाथ शिलालेख। हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है, तो चौहानों को कहा गया है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि चंद्रवंशी, ठीक है। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है? हर्षनाथ शिलालेख है, जो चौहानों को कहता है कि ये सूर्यवंशी उत्पन्न है। और ये मत मैंने डायग्राम बताया था ना, तो वहां चीज मैंने कंप्लीट बताई थी कि सूर्यवंशी मानने वाले व्यक्ति कौन थे, पिछली क्लास में वो डायग्राम आप देख लेना, ठीक है।
तो हर्षनाथ शिलालेख का संबंध भी बहुत उपयोगी है, चौहानों के बारे में बेहद शानदार जानकारी देता है और इसके साथ ही साथ चौहानों को क्या कहता है, सूर्यवंशी ये मानता है। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न, समझना आप इसको। अब देखो इस प्रश्न को देखना, आप ये प्रश्न अगर हल कर लोगे ना तो मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जब आप ऐसे प्रश्न हल कर लोगे। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी से उत्पन्न राजपूतों को मानने वाला मत निम्न में से शामिल नहीं है, निम्न में से शामिल नहीं है। कंप्लीट मैंने यहाँ आपको चीज करवा दी है, अगर फिर भी प्रश्न गलत करते हो तो फिर बहुत गलत बात है। ठीक है, अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी मत इसको आप देखना नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अग्नि पुराण बिल्कुल है, अग्नि पुराण में यह मत मिलता है, अभी मैंने हर्षनाथ शिलालेख बताया है। ठीक है, हमीर महाकाव्य बिल्कुल मिलता है, सूर्यवंशी हमीर महाकाव्य में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज राशो, पृथ्वीराज विजय किसकी है, नयन चंद्र की, नयन चंद्र सूर्य की। ठीक है, नयन चंद्र सूर्य की। पृथ्वीराज राशो किसकी है, चंद्र बरदाई की, चंद्र बरदाई की। ठीक है, अब यहाँ आप गलती कर सकते हो, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है आप यहाँ कंफ्यूजन हो सकते हो और नहीं पूछा है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पृथ्वीराज राशो मत कौन सा देता है, अग्निकुंड। पृथ्वीराज राशो सर्वप्रथम ये मत प्रतिपादित करता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है। गुरु वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू में यज्ञ किया गया था, पहले 3 जातियां उत्पन्न की, फिर 3 जातियों ने अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ा, तो चौथी जाति मैंने आपको बताया था कि चौहान या चहेमान, मैंने यह चीज बताई थी, चौहान या चहेमान ये अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली चौथी जाति थी, तो ये चीज मैंने बताई थी। और पृथ्वीराज राशो में अग्निकुंड का मत है, चंद्रवादर के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था, जबकि पृथ्वीराज विजय में सूर्यवंशी मत मिलता है। तो आप ये चीजें स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कहीं आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब कहीं भी ऐसा प्रश्न बनेगा ना, कभी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, आपसे वादा है। ठीक है, तो इतना दिमाग में आप जरूर रखना। अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न, इसको भी आप समझना। राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षेत्रीय वर्ण की संतान मानने वाले व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, ये भी प्रश्न बेहद शानदार है। सीधा सा इसका अर्थ है कि राजपूतों को आर्यों की संतान, देखो राजपूतों को आर्यों की संतान, आर्यों की संतान, ठीक है, आर्यों की संतान मानने वाले कौन से विद्वान हैं, और आर्यों को हम मानते हैं लगभग क्षेत्रीय। ठीक है, तो क्षेत्रीय वर्ण भी पूछ लेना कि राजपूतों को क्षेत्रीय वर्ण का किसने माना है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। राजपूतों को आर्य की साम्यता, आर्यों की समानता प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे, और प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं। ठीक है, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ये भी बिल्कुल हैं, ये ही सर्वप्रथम व्यक्ति हैं, तो मत ये भी प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, सीवी वेद ये भी प्रतिपादित करते हैं। मनुस्मृति में भी हमें जानकारी मिलती है, परंतु पिंगल सूत्र कृति में हमें जानकारी नहीं मिलती, पिंगल सूत्र कृति में हमें जानकारी नहीं मिलती है। ये जानकारी ये किस मत का प्रतिपादित करती है, आप खुद उत्तर निकालना, मैंने कल ही कक्षा में ये चीज बताई थी, याद रखना। ठीक है, तो भारतीय आर्यों का क्षेत्रीय वंश की संतान मानने वाला एक तो गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, सीवी वेद और मनुस्मृति, इन तीनों में हमें ये मत मिलता है कि आर्यों की संतान इन्होंने माना है, और स्पेशल ही क्षेत्रीय वर्ण की संतान माना है। ठीक है, तो ये मत भी बेहद उपयोगी है, इसको भी आप अच्छे से याद करना। ये देखो एक और प्रश्न मैंने ऐड किया है कि मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती। भाई मनुस्मृति ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ऐसा कहूँ गृहस्थियों के लिए मनुस्मृति बेहद शानदार स्मृति ग्रंथ है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे होती है,
बर्मा से होती है। राजपूतों की उत्पत्ति किससे होती है? बर्मा से होती है, ऐसा हमें मनुस्मृति का में उल्लेख मिलता है। तो आप वन लाइनर रूप में ये भी इसको जरूर याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये मत, अब पूरी क्लास का सार ये है, पिछली 2 दिनों की क्लास का सार ये है कि सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है। तो सर्वाधिक मान्य मत है मिश्रित मूल का सिद्धांत। स्टार लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मिश्रित मूल का सिद्धांत जो सर्वाधिक मान्य मत है, ठीक है, माना जाता है। इसका समर्थन किसने किया था? तो प्रश्न बेहद उपयोगी बन सकता है कि सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो मिश्रित मूल का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला या समर्थन करने वाला या बताने वाला कौन था? तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि राजपूतों को मिश्रित मूल का सिद्धांत बताने वाला कौन था? तो वो था देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये आपको बेहद शानदार प्रश्न है। ठीक है, और अभी भी ये जो उत्पत्ति का मत है ना, अभी कोई अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, ये अभी भी शोध का विषय है। ठीक है ना, ये अभी भी शोध का विषय है, इसका कोई हमें सर्वाधिक अंतिम मान्यता हमें किसी भी मत की नहीं मिली है। परंतु सर्वाधिक जितने भी मैंने मत पढ़ाए हैं उन मत में सर्वाधिक मत कोई माना जाता है तो मिश्रित मूल जाति का माना जाता है। परंतु ये वन लाइनर पूछ सकता है, परंतु आपको अग्निवंशी जरूर याद रखना। ब्राह्मणों वाला अग्निकुंड वाला तो बेसिक है, और शेख सीतियन वो याद रखना। कुषाण का संबंध किसने बताया, याद रखना। ब्रोच गुजर ताम्रपत्र क्या बताता है, वो याद रखना। और भी मैंने क्लास में बहुत सारी बातें बताई हैं, वो चीजें आप याद कर लेना। इन दोनों क्लास में मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, कहीं भी कोई आपके दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप पढ़ो। और ये टॉपिक आज मैंने पूरा करवा दिया है। कल अगला टॉपिक शायद मैं लूंगा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार, और कल भी क्लास निर्धारित समय पर ही होगी। आप आराम से देखते रहो, चाहे आप नोट्स बना रहे हो, चाहे आप सिर्फ क्लास देख रहे हो, जैसी भी आपकी इच्छा है वैसे आप पढ़ते रहो। और क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी यहाँ जोड़ सकते हो जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।